हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है सफलता बैच में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पहले डाइपोल मोमेंट को क्लियर कर लेते हैं। तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने 3 वीडियो लाए हैं, तो उसमें जिसका भी जो डाउट होता है वो प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, मैं आप लोग समझाने की कोशिश करूंगा। तो पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट के बारे में। और डाइपोल मोमेंट का तो एप्लीकेशन करे थे। डाइपोल मोमेंट का दो एप्लीकेशन मतलब एक एक्सियल पॉइंट और एक परपेंडिकुलर, दोनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाले था ड्यू टू डाइपोल। आज डाइपोल को थोड़ा और डिटेल्स में समझेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम में जाएंगे। तो पहले डाइपोल मोमेंट है क्या, वो तो हम लोग पता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू Q इंटू 2L, मतलब चार्ज ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल। अभी देखिए, हम लोग को डाइपोल के लिए एक टॉर्क क्रिएट होता है, वो हम लोग समझेंगे। मतलब क्या है, पहले हेडिंग देते हैं फिर समझेंगे। देखिए, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल भी हम लोग इसका हेडिंग कर सकते थे। इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक अगर डाइपोल है, इधर अगर -Q चार्ज है, इधर अगर +Q चार्ज है, पॉइंट ए पॉइंट बी, दोनों के बीच में एक सेपरेशन है 2L सेपरेशन है। सो ये वाला क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एक डाइपोल। ये तो डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ये वाला उसका सेंटर है। अभी देखिए एक चीज, यहाँ का फोर्स होगा इस तरफ QE और यहाँ का फोर्स होगा इस तरफ, और ऐसे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे काम कर रहा है। सो देखिए, ये भी हमारा फोर्स है F इक्वल्स टू QE, यह भी हमारा फोर्स है। तो दोनों फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों सेम फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यही क्या फॉर्म करता है, कपल। और इससे क्या होता है, एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है ना। मतलब ये लग रहा है ना, इधर एक फोर्स काम कर, इधर एक फोर्स काम कर, इधर घूमने लगेगा, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एक रोटेशनल मोशन। तो मतलब क्या बोलो, देखिए व्हेन टू सेम फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों देखिए इधर एक उधर एक, इन ऑपोजिट डायरेक्शन इट फॉर्म्स ए कपल, इट फॉर्म्स ए कपल। देखिए यहां पर एक तो हो रहा है, उधर एक तो हो रहा है, तो ये कपल बन गया। अभी देखिए कपल या जब एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है, तब जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं टॉर्क, एंड दिस फॉर्म्स ए टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क सिंपल भाषा में हम लोग क्लास 11 में भी आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। यह है रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स जो काम लीनियर मोशन में करता है, वही सेम काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। समझे? अभी देखेंगे टॉर्क का डेफिनेशन क्या था, क्लास 11 में पढ़ाया था, याद कीजिए। टॉर्क, इसको हम लोग सिंबल टाउ से डिनोट करते थे। इसको क्या बोलते थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी देखिए फोर्स तो हमारे पास F है, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बोले तो सर ये वाला मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इधर को अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी बोलेंगे सर ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ट्रिक देखिए। ये वाला अगर एंगल थीटा होता है और इसको कोई भी दे दिए सी दीजिए, तो हमें क्या पता है, BC मतलब परपेंडिकुलर बाई AB। इसका मतलब क्या है, BC बाई AB मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है साइन थीटा। तो यहाँ से BC क्या होगा, AB साइन थीटा, और AB क्या है, AB है 12 साइन थीटा। तो BC क्या बन गया, 12 साइन थीटा। और यही वाला मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये वाला क्या बन गया, R इक्वल्स टू 12 साइन थीटा। तो यहां से हमारा क्या आ रहा था, F इंटू आर आ रहा था ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का वैल्यू क्या है, Q इंटू ई, आर का वैल्यू क्या आ गया, 12 साइन थीटा। तो अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है, Q इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा, ये वाला टर्म आ रहा है ना। देखिए Q और 12 इंटू ई साइन थीटा, Q इंटू 12 मतलब क्या है बोले तो, Q इंटू 12 का मतलब ही है डाइपोल मोमेंट, पिछले दिन बोला था। तो इससे क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा।
तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। सो टॉर्क ड्यू टू ए डाइपोल इज पी ई साइन थीटा। और इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म बोलूं तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देख लीजिए, तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। देखिए आप लोग अगर पहला बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो डाइपोल मोमेंट का पहला लेक्चर था जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3, वो वाला देख के बाद ये वाला देखिए तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे कैसे मैं ये लिख रहा हूँ पी क्यू इंटू 12 मतलब पी। तो देखिए मैं फिर से एक बार अगर रिकैप करा तो जल्दी से, तो देखिए यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, इसलिए मैंने इधर बैठा है क्यू ई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं ये वाला स्लैंटिंग डिस्टेंस है, ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, ये वाला 12 है, ये वाला थीटा है, तो दिस बाय दिस इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर ये वाला है तो इसका मतलब क्या होगा 12 इंटू साइन थीटा। तो आर का जगह क्या बिठा दिया 12 इंटू साइन थीटा। फिर हमें क्यू और 12 को एक साथ किया, इसको बोलते हैं पी, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला लिख लिए, पी ई साइन थीटा। समझ गए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। और इसका वेक्टर फॉर्म है टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डाइपोल के लिए टॉर्क क्रिएट हुआ। अब ये जो हमारा डाइपोल जो घूम रहा है, जो डाइपोल घूम रहा है इसका वर्क डन भी तो होगा ना, क्योंकि ये डाइपोल है ये तो घूमेगा, क्योंकि एक रोटेशनल मोशन क्रिएट हो रहा है, तो एक वर्क डन इसका होगा। तो वर्क डन कितना होगा, सो हम लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। अभी ये निकालेंगे। सो एक डाइपोल के लिए टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो टॉर्क के लिए रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन के लिए कितना हमारा वर्क डन हो रहा है। तो क्या हेडिंग होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। तो देखिए हमें पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, हमें तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला पता है टाउ डी थीटा। कहाँ से लिखा मैंने, ये वाला क्लास 11 में आप लोग का वर्क पर एनर्जी में वाला फॉर्मूला था, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। तो देखिए वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, पी ई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 लेते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, पी ई माइनस कॉस थीटा, ये वाला होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ, थीटा 1 टू थीटा 2। तो यहाँ से क्या आएगा, पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस थीटा 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ पी ई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। ये वाला निकल गया क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इज पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अभी देखिए यहाँ पर एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस से आप लोगों को ज़्यादा प्रूफ में आता है। तो स्पेशल केस क्या है, ये सब कहिए, फिर कैसा टाइप का आप लोग एमसीक्यू आएगा सब मैं बता दूंगा। स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस अगर थीटा 1 मेरा 0 डिग्री हो गया और थीटा 2 थीटा, मतलब ये मेरा जो डाइपोल है पहले 0 डिग्री में था, फिर आके कहाँ पर आया, थीटा में आया। अगर ये वाला केस हुआ तो क्या होगा, देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, तो तब मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, तब मेरा ये वाला हो जाएगा। कॉस थीटा 1 का वैल्यू है 0 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए, तो दिस इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। समझ गए, तो वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ये भी हम लोग निकाल लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों टॉपिक अच्छा से कीजिए। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है, कैसे करेंगे न्यूमेरिकल सब मैं कराऊंगा आप लोगों को, पैटर्न से पूरा एकदम एमसीक्यू पैटर्न समझा के पूरा करूंगा। अभी देखिए थोड़ा समझने का जो चीज़ है कि यहाँ पर तो हमने टॉर्क समझ लिया, डाइपोल समझ लिया। तो पिछले दिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोगों को बोला था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग को बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, और हम लोग एक पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से निकलता है तो पॉजिटिव है सोर्स, नेगेटिव है सिंक, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो अभी देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए जो क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेडिंग करूं तो क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो कोई भी सरफेस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through a surface is called electric flux। is called electric flux। मतलब क्या है? देखिए कोई भी अगर सरफेस है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरा एक सरफेस है, तो यहाँ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, ये सब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इसको इलेक्ट्रिक, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा इससे उसी को बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इसका क्या होगा? इसका एरिया होगा, इसका तो एक एरिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, तो इसका जो मतलब डेफिनेशन मतलब इसका जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया, ऐसा ही करके एक फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल एरिया। तो इसका जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वो है क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया किसका होता है? क्लोज सरफेस का होता है, ओपन सरफेस का भी एरिया नहीं होता है। तो क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल, ये जो साइन है इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रल, मतलब ये इंटीग्रेशन सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? क्लोज सरफेस में। जैसे एक स्फीयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, ये सब क्या है? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में ये पॉसिबल है, ओपन सरफेस में ये वाला इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लोज इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस, और इसको आप लोग ऐसा सरफेस इंटीग्रल हम लोग कह सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। इसको एस भी सफिक्स में लिख सकते हैं, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं, मतलब सरफेस एरिया। और डीएस क्या है? डीएस इज हमारा एरिया या एलिमेंट्री एरिया। डीएस को हम लोग एलिमेंट्री एरिया बोल सकते हैं। एलिमेंट्री एरिया क्यों? इसको हम लोग जब इंडिकेट करेंगे तो पूरा एरिया आता है। तो डीएस इज स्मॉल एरिया, एलिमेंट्री एरिया। और हम लोग ये क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? बोलिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए क्या क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। समझे? इसको जल्दी से समझिए। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, मतलब अगर मैं आप लोग इजीली बोलूँ कैसे करते हैं, तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक किसी भी सरफेस, मतलब एक क्यूब का अगर बोल दूं, क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे बोलेंगे? इसका अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका सरफेस एरिया होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल जाएगा। हम लोग गॉस थ्योरम में इसका एप्लीकेशन करेंगे, चलिए आगे चल के हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए। गॉस थ्योरम के लिए हमें और एक चीज जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलावा, वो है एरिया वेक्टर, वो भी जानना पड़ेगा। दो चीज गॉस थ्योरम जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा, एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds, and another thing is area vector। और एक चीज लगता है वो है सॉलिड एंगल, वो भी बता दूंगा सॉलिड एंगल क्या है। पहले एरिया वेक्टर समझिए। एरिया वेक्टर है मतलब एरिया तो हम लोग को सही पता है, लेकिन एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कभी इस तरह से आप लोग सोचे हैं? हाँ, एरिया है एक वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या है? मतलब कोई भी सरफेस का जो एरिया होता है वो एक वेक्टर होता है। क्यों बोलिए तो एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर अगर मेरा एक सर्कल है या स्फीयर है, तो इसका एरिया तो ये वाला, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर कुछ भी होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, एन कैप। मतलब एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं क्यूब बोलूं, अगर मैं एक क्यूब बोलूं, तो ये जो सरफेस एरिया है, ये जो एरिया है, इसका अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर बोलूँ वो कुछ इस तरफ होगा, तो ये है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। अगर इस सरफेस का बात बोलूँ तो ये है इसका एरिया वेक्टर। अगर इस सरफेस का बात बोलूँ ये है इसका एरिया वेक्टर। तो हमेशा जिस भी सरफेस का मैं एरिया वेक्टर लूँगा वो सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर यहाँ से एक वर्ड लिखने से हो जाएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to the surface। area vector is always perpendicular to the
सरफेस। समझे? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग थोड़ा समझेंगे क्या सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल, इसको हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ये क्या चीज़ है सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला में पता है एस इक्वल्स टू आर थीटा, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला पता है, जहाँ पर एस है आर्क लेंथ, आर है हमारा रेडियस एंड ये है थीटा। तो ये किस में है 2D फिगर में होता है, लेकिन जब भी 3D फिगर में बोलूँगा, ये 3D फिगर में थीटा बन जाता है ओमेगा। थीटा बन जाता है ओमेगा, मतलब एक 3D फिगर, मतलब एक अगर स्पीयर है, ये अगर एक स्पीयर है तो इसका अगर मैं एक आर्क लेंथ लूँ तो ये वाला एक 3D सरफेस अगर हुआ, बात समझिए। 2D सरफेस में क्या होता है, 2D सरफेस अगर एक तो था ये वाला एंगल अगर थीटा सब्सटेंड करता है तो एस इक्वल्स टू ये जो आर्क लेंथ है इक्वल्स टू आर थीटा हो जाता है। लेकिन अगर 3D फिगर होता है एक स्पीयर, तो जब इसको मैं बाहर निकालूंगा, इसको बाहर निकालूंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, एक 3D फिगर हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि सॉलिड फिगर से निकल रहा है तो उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो हमारे पास डी ओमेगा या सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है बोलिए तो, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द स्पीयर बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्पीयर बाय रेडियस का स्क्वायर। समझे? यह है डी ओमेगा का फॉर्मूला सॉलिड एंगल का। तो यहाँ से स्पीयर का टोटल एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाई रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या आ गया 4 पाई, मतलब इस केस के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू आ गया 4 पाई। 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या आ गया एक स्पीयर के लिए, ये आ गया 4 पाई आ गया है इसका वैल्यू। सो सॉलिड एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख करके आगे हम लोग और भी सीखेंगे। तो ये तीन चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह है एरिया वेक्टर और यह है सॉलिड एंगल। तो अभी हम लोग समझेंगे इन सब का यूज करके गॉस थ्योरम क्या चीज़ है। तो गॉस थ्योरम थोड़ा अगर आप लोगों को बोलूँ, देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए closed surface is 1 by epsilon times the charge enclosed in that surface। मतलब कोई भी अगर सरफेस को मैं लूं, कोई भी अगर सरफेस को अगर लूं तो उसके अंदर अगर चार्ज एनक्लोज होता है Q, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज होता है अगर Q, तो उसका अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसका अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या है, उसका 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स होता है। मतलब कोई भी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। यह है गॉस थ्योरम। मतलब कोई भी सरफेस है, उसका कोई भी सरफेस, कोई भी मतलब अगर क्लोज सरफेस हुआ तो उसका अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उसका जो चार्ज है उसका 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स होगा। और एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट ए परमिटिविटी इन वैक्यूम 8/4 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट था कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1। ये वाला हमारा वैल्यू था, कूलम स्क्वायर मीटर टू द पावर -2 न्यूटन -1। ये वाला था हमारा परमिटिविटी का वैल्यू। ठीक है, अभी इसको अगर मैं प्रॉपर जो फ्लक्स का स्टेटमेंट में लिखूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये भी क्या है, ये भी हमारा गॉस थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। समझ गए?
वेरी गुड, तो गॉस थ्योरम हम लोग समझ लिया। अभी देखिए गॉस थ्योरम समझ लिया, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया, तो इसको प्रूफ क्या हम लोग कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को हम लोग एक प्रूफ भी कर सकते हैं। सो अगर मैं इसका अगर प्रूफ कराऊं, बहुत ईजी इसका प्रूफ है। कैसे प्रूफ होता है देखिए, प्रूफ कैसा होता है। सो कोई भी मैं एक सरफेस ले रहा हूं या एक अगर मैं चार्ज लूं, देखिए एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, एक पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज कब एक चीज जानिए, जब भी हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तब हम लोग को एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तब हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो ये वाला एक पॉइंट चार्ज है, तो इसका गॉसियन सरफेस होगा कुछ इस तरह से, गॉसियन सरफेस होगा एट द रेडियस आर में बोल दे रहा हूँ। सो पॉइंट क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, क्यू इज अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है, ये मेरा एक गॉसियन सरफेस है, और आर है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, आर है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। अभी देखिए हम अगर इसमें देखते हैं, अगर यहाँ से हम लोग ये निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डी एस, ठीक है। सो देखिए ई डॉट डी एस मतलब क्या है? ई डी एस कॉस थीटा, ये वाला है ई डी एस कॉस थीटा, ये वाला हमारा निकल रहा है। अभी देखिए डी एस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? डी एस कॉस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। अभी देखिए डी एस कॉस थीटा का मतलब ही क्या है? इधर अगर मैं एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लूँ, तो इधर अगर मैं एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लूँ डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? डी ओमेगा का वैल्यू होता है डी एस कॉस थीटा, इसका वैल्यू होता है डी ओमेगा का वैल्यू होता है डी एस कॉस थीटा, ये इसका वैल्यू होता है, समझे? डी ओमेगा का वैल्यू डी एस कॉस थीटा होता है। कैसे मैंने लिख दिया? ये फॉर्मूला आप लोगों का सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बच्चे भी फॉर्मूला याद रखने से होगा, प्रूफ आपको सिलेबस में भी है नहीं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ओमेगा लिख सकता हूँ, या मैं ई को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा कर सकता हूँ, और डी ओमेगा का वैल्यू थोड़ी देर पहले क्या निकला? 4 पाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई। और ई का वैल्यू क्या है हमें क्या पता है? फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज हमें क्या पता है? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू होता है। तो ये वाला वैल्यू अगर इधर पुट कर दूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ऊपर इंटू 4 पाई है, तो 4 पाई कट जाएगा। सॉरी डी ओमेगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों आर स्क्वायर होगा सर? क्योंकि डी ओमेगा का, देखिए डी ओमेगा का वैल्यू डी एस कॉस थीटा नहीं है, डी ओमेगा का मतलब है आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, डी ओमेगा का वैल्यू है आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, डी ओमेगा बाई आर स्क्वायर इसका वैल्यू। अरे मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। आर स्क्वायर डी ओमेगा का वैल्यू है, सॉरी गलती कर दिया था, डी एस कॉस थीटा, तो डी एस कॉस थीटा का वैल्यू है आर स्क्वायर डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा है ना, डी एस कॉस थीटा, यहाँ पर एक आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर एक आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इधर 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई है और डी एस कॉस थीटा का वैल्यू आर स्क्वायर डी ओमेगा। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और यहाँ पर एक आर स्क्वायर तक कट गया, तो अल्टीमेटली क्या पड़ा रहेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा रहेगा। देखिए फाई था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, ये वाला हो गया गॉस थ्योरम। तो अल्टीमेटली क्या हम लोग प्रूफ कर लिए? तो प्रूफ समझ लीजिए कि देयरफॉर फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड। देखिए मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, अच्छे से देखिए प्रूफ को समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्रूफ देखिए, ठीक है, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं? आप लोग को मैं किसी भी सरफेस के लिए कर सकता हूँ। अगर एक एग्जांपल दूं, अगर एक आध तो एग्जांपल आप लोगों को कराऊं, आप लोग का क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए इफ क्यू चार्ज इज enclosed within a cube, enclosed within a cube, then what will be the flux through one surface? तो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक क्यूब दिया है
उसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। तो कोई भी क्यू है तो यहाँ पर मेरा क्या दिया है, एक क्यूब दिया है। क्यूब के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यू चार्ज एनक्लोज है। तो हमें क्या पता है, गॉस थ्योरम से हमें पता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ये फाई के टोटल फ्लक्स। अभी कोई भी एक सरफेस में अगर मैं बोलूँ, कोई भी अगर ये वाला सरफेस में मैं फ्लक्स निकालूँ तो कितना होगा बोलिए, तो टोटल फ्लक्स है ये वाला, तो उस सरफेस में कितना होगा, टोटल जो होगा उसका बाई 6 हो जाएगा, 1/6 टाइम। दैट इज क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बिना कोई मेहनत के बाई गॉस थ्योरम यूज करके हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर लिख दिया। बिना कोई मेहनत और बिना कोई कसरत के हमने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। इस टाइप का और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं गॉस थ्योरम से। कोई भी आपको अगर फ्लक्स बोल दे, वहां से आप लोग चार्ज भी निकाल सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। इफ इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा घुमा देता हूं, इफ फ्लक्स थ्रू वन सरफेस ऑफ क्यूब भी क्या बोलूं, 10 वोल्ट मीटर, देन what is the total charge, what is the total charge in that cube, उस क्यूब में टोटल चार्ज कितना है, यह क्वेश्चन। तो फ्लक्स, एक सरफेस में फ्लक्स कितना है, 10 वोल्ट मीटर, ये वाला एक सरफेस में दिया है। सो क्यूब में कितना तो सरफेस है, 6 सरफेस, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 6 × 5 1, क्योंकि 6 सरफेस दे रहे हैं क्यूब, दैट इज हो जाएगा 60 वोल्ट मीटर। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, गॉस थ्योरम से पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या दिया है 60। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 एप्सिलॉन नॉट, या मैं इसको कर सकता हूँ 60 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये वाला जो आंसर आएगा वो वाला इसका आंसर आ जाएगा कूलम में। तो समझे, तो ऐसे टाइप से हम लोग किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। वेरी इजी, समझ गए, वेरी गुड। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वेरी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने 3 एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम में, और इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो चलिए, तब तक पढ़ाई करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, इन सबको देख लीजिए, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे बोलना। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास ये पर एंड करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।